हमने पिछले वीडियो में देखा था पार्ट 2 हिंदी का। आज हम उस पार्ट को आगे पढ़ेंगे, पार्ट 2 गीत। ठीक है। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। किसने? परी ने। क्योंकि परी जब आती थी तो पहले जब परी आती थी तो लोग बहुत खुश थे। परी बच्चों को हंसाती थी, उनके साथ खेलती थी और बस्ती वालों की भी मदद करती थी। लेकिन अभी क्या हो गया? बस्ती वालों में लोभ आ गया, स्वार्थ आ गया। वे अब उनका बर्ताव व्यवहार बदल गया था, जिसे देखकर नन्ही परी उदास रहने लगी थी। इस कारण उन्होंने बस्ती में आना जाना कम कर दिया था। फिर एक दिन उसने बस्ती में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। बस्ती वाले आपस में झगड़े टंटों में इतने उलझे हुए थे कि शुरू में उन्हें उसकी अनुपस्थिति का आभास भी नहीं हुआ। मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए और कुंवारियों ने पेड़ों की टहनियों से झूले उतार लिए और बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है। बस्ती वाले चिंतित हो गए। उसे कहाँ ढूंढे, कहाँ तलाश करें। अभी पहले तो बस्ती वालों को कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि परी के ना आने से क्या क्या हानियां होने लगी थी, ये उन्हें पता नहीं चला। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उन्हें परी के ना आने से क्या क्या परिवर्तन आए उनके जीवन में, यह पता चला कि जो गीत थे वे बेसुरे हो गए थे। जो झूले थे, जो लड़कियां पेड़ों के टहनियों पे झूलती थी, वे उतर गए थे। और जो बच्चे खिलखिलाकर हंसते थे परी के कारण, वे भी हंसना भूल गए हैं। उन्होंने किस चीज को खो दिया है, वे अभी चिंतित हो गए कि वे परी को कहाँ तलाशें। पहले तो उन्होंने उसे अपने घरों के आंगनों में तलाश किया, मैदानों में भटके, पेड़ों पर और गुफाओं में देखा, मगर वह कहीं नहीं थी। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी। मगर बजाय इसके कि वे मिलजुल कर बैठकर सर जोड़कर उसके बारे में सोचते, वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि परी उनके कारण रूठ गई है। अब तो उनके दिलों की नफरत और भी गहरी हो गई। आपस में बातचीत ना कर कर वे एक दूसरे पर आरोप लगाते, एक दूसरे को कहते कि तुम्हारे कारण परी रूठ कर चली गई। जिसके कारण क्या होता है, वे और भी क्रोध आने लगता है उनको और वे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे के खेत खलिहानों को नष्ट करना और पशुओं को चुराना शुरू कर दिया। धोखा, फरेब, लूटमार, हत्या, विनाश रोज का नियम बन गया। अभी वे एक दूसरे के खेत खलिहानों को नष्ट करते थे, खेती बाड़ी नष्ट करते थे, लूटपाट करते थे। ये सारा नियम हो गया। ठीक है। जब पानी सर से ऊंचा हो गया और बचाव का कोई उपाय ना रहा, तब बस्ती वालों ने तय किया कि इस प्रतिदिन के उपद्रव से अच्छा है कि किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इस निर्णय के बाद वे दो गुटों में बंट गए। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवारें लिए मैदान में एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से क्रोध और नफरत की चिंगारियां निकल रही थी और उनकी मुठियां बल्लम और तलवारों की मूठों पर मजबूती से कसी हुई थी। एक दूसरे पर झपट पड़ने को तैयार खड़े थे। तभी एक अनहोनी हो गई। फिजा में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ, जैसे किसी परिंदे का कोमल पर हवा में कांप रहा हो। कोई गा रहा था। उन्होंने आवाज की ओर देखा। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर बैठी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए और गाल आंसुओं से भीगे हुए थे।
पर नीचे है और कपड़े फटे हुए थे, जैसे वह घनी कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजर कर आ रही हो। उसके पांव नंगे और तलवे जख्मी थे। वह पेड़ से उतरकर मैदान के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर रखे थे, जैसे उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती हो। तलवारों की मूठों और बल्लमों पर कसी हुई मुठ्ठियां तनिक ढीली हुई। वह गा रही थी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि उसके सीनों में दिल तड़प उठे। आवाज धीरे धीरे बुलंद होती गई, इतनी बुलंद जैसे सितारों को छूने लगी हो। उसकी आवाज चारों दिशाओं में फैलने लगी, फैलती गई, इतनी फैली कि चारों दिशाएं उसकी आवाज की प्रतिध्वनि से गूंजने लगी। लोग अचरज से आंखें फाड़े मुंह खोले और उसका गीत सुनते रहे, यहाँ तक कि उसके हाथों में दबी तलवारें फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गई और बल्लम मोरछल बन गए। गीत के बोल उनके कानों में रस घोलते रहे और धीरे धीरे वह एक दूसरे से एक अनदेखी अनजान डोर से बनते चले गए, जैसे वह सब एक ही माला के मोती हो, जैसे वह एक ही माँ के जाए हो। उधर गीत समाप्त हुआ और वह अपनी मैली आस्तीनों से आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। जब आंसुओं का गुबार कम हुआ तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, मगर वह उनकी नजरों से ओझल हो गई थी। बस्ती वालों ने उसे बहुत ढूंढा, वादी वादी जंगल जंगल आवाजें दी, मिन्नतें कही, मगर वह दोबारा जाहिर नहीं हुई। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई, उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया। कहते हैं आज भी बस्ती के लोगों में जब कोई विवाद होता है, सब मैदान में उस मूर्ति के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उस गीत को दोहराने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे उनके दिन फिरे, खुदा हम सब के भी दिन फेरे। मैंने कहानी खत्म करके अपने बेटे की तरफ देखा। चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने जमाई लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कहानी खत्म हो गई। उसने कहा, पापा आपने कहा था कहानी सुनाते समय कोई प्रश्न नहीं पूछना। हाँ मैंने कहा था, और तुमने कोई प्रश्न नहीं पूछा। तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, अब सो जाओ। मगर पापा कहानी तो समाप्त हो गई, मैं अब तो प्रश्न पूछ सकता हूँ ना। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो। पापा वह कौन सा गीत था जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे वह गीत याद नहीं है बेटा। नहीं पापा, उसने मचलते हुए कहा, मुझे वह गीत सुनाइए, वरना मैं समझूंगा कि आपकी कहानी एकदम झूठी थी। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर दबे स्वर में बोला, हाँ बेटा, यह कहानी झूठी है। कहानियाँ अक्सर काल्पनिक होती है। वह मुझे उसी तरह अपलक देख रहा था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मगर तुम इस झूठी कहानी को सच्ची बना सकते हो। वह कैसे? उसने हैरानी से पूछा। बड़े होकर तुम वैसा गीत लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। बेटे की आंखों में चमक पैदा हुई। सच पापा? एकदम सच। उसने मेरे गले में बांह डाल दी। यू आर सो स्वीट पापा। उसने आंखें बंद कर ली। वह जल्द ही सो गया, मगर मैं रात में बहुत देर तक जागता रहा। बार बार मेरे मन में एक ही विचार कुलबुला रहा था कि क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा। तो ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। अगले पाठ में हम प्रश्न उत्तर और इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे।